सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है अपनी एक टॉपिक सीरीज़ चल रही है जहाँ पर हम इंडिविजुअल टॉपिक कवर करते हैं फुल डेप्थ में। तो उसी तरीके से पिछली वीडियो हमने चेक किया था कि हाउ टू फाइंड पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये टॉपिक जो है, ये इससे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा और इस टॉपिक का यूज़ कहाँ है। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अपने पीरियोडिक टेबल के, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जहाँ ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछ जाएंगे, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वहाँ पर इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का अपन को अच्छा खासा यूज़ दिखेगा। इसको हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं इन शॉर्ट। ठीक, तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमें इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जानना ज़रूरी है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे, और इस टॉपिक को पढ़ते टाइम हमें एक टॉपिक और इसी में एक टॉपिक और दिखेगा, शील्डिंग इफेक्ट, जो कि कॉमन टर्म है, आपको अच्छा खासा मतलब दिखेगा, तो वो भी समझेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तरफ। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये दो वर्ड हैं बेसिकली। एक इफेक्टिव है, जो इफेक्टिव का मीन्स होता है रिजल्टेंट या फिर नेट। इसका मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम, एक ये ब्लॉक है, इधर से किसी ने फोर्स 3 न्यूटन का लगाया और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो जो नेट फोर्स हुआ वो क्या हुआ, 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, दैट इज 2 न्यूटन। तो यही रिजल्टेंट, यही नेट हुआ। कहने का मतलब समझ गए ना। तो ये मतलब होता है नेट का। ठीक है, अब न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो न्यूक्लियर चार्ज एक वर्ड है, इससे मुझे समझ में क्या आ रहा है कि न्यूक्लियस की वजह से आने वाला चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियस की वजह से आने वाला चार्ज। तो एक ये मैंने एटम लिया जिसका ये न्यूक्लियस, ये शेल है। अब इस पूरे एटम पर हम जानते हैं कि 3 चार्ज होते हैं। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, जो कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा एक जनरल इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व करता है। अब जो चार्ज बचे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि आपका न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर चार्ज हुआ वो बेसिकली प्रोटॉन के थ्रू हुआ, ड्यू टू प्रोटॉन। तो हम न्यूक्लियर चार्ज को क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वली होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब हमसे एक इसमें, अब हाँ, अब ये देखते हैं कि जो ये टॉपिक थे जो मैंने आपको बताए थे, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, इन सब से क्वेश्चन इसमें मतलब जेड इफेक्टिव का क्या रोल रहेगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको ये 6 टाइप से हमसे पूछे जाते हैं, या फिर हमको 6 टाइप से कंपेयर करके हमको इनके आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट वन है कि जब अलोंग अ पीरियड बात करेंगे अपने पीरियड टेबल में, हम जब पीरियड के साथ चलेंगे, पीरियड टेबल में बेसिकली लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तब जेड इफेक्टिव से हम कैलकुलेट करते हैं। या फिर हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है उसको हम टॉप टू बॉटम कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। आप इसी तरीके से एटॉमिक रेडियस कंपेयर करते होंगे, और न्यूक्लियर चार्ज जब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ये सब। और ये शेल नंबर के बढ़ने से साइज़ इंक्रीज़ करता है, आयनेशन एनर्जी, इन सब के इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
थर्ड फॉर्मेट देखिएगा आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी होंगी, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो जानते ही होंगे, जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। या तो क्वेश्चन हमसे अलोंग अ पीरियड कंपेयर करने को बोलेगा, या फिर जो एलिमेंट्स दे रखे होंगे तो उनको टॉप टू बॉटम ग्रुप से कंपेयर करना है, या फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी होंगी, या फिर डिफरेंट स्पीसीज होंगी सेम एलिमेंट की। इसका भी एग्जांपल मैं दूंगा अभी। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक, जैसे O2 प्लस, O प्लस, O माइनस, या फिर O+2। ये सेम एलिमेंट की डिफरेंट स्पीसीज हैं। या तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, या फिर हमसे कोई भी दो एडिशेंट ग्रुप या फिर पीरियड दे रखे होंगे, या क्वेश्चन इससे पूछेगा। अगर इन पांचों में से, वैसे चांसेस हैं कि इन पांचों में से कोई ना कोई आपको एक ना एक चीज़ दिख जाएगी। या तो आपसे जो एलिमेंट गिवन होंगे, जो एटॉमिक नंबर गिवन होंगे, या तो वो पीरियड से कंपेयर करने होंगे, या फिर टॉप टू ग्रुप जाके कंपेयर करने होंगे, या फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी होंगी, या फिर डिफरेंट स्पीसीज के सेम एलिमेंट दे रखे होंगे, या फिर दो एडिशन ग्रुप या पीरियड के एलिमेंट होंगे। अगर इन पांच में से भी नहीं होते तो कंडीशन सिक्स्थ है, रैंडम आपको कोई भी एलिमेंट दे दिए, ठीक। अब इस पूरी कहानी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म, या फिर एक, हाँ इम्पॉर्टेंट टर्म ही है, क्योंकि अपन को बार बार यूज में दिखेगा, तो एक टारगेट इलेक्ट्रॉन की बात होगी, जो कि ये टारगेट इलेक्ट्रॉन अपना मेन काम का है इस टॉपिक में। तो टारगेट इलेक्ट्रॉन असल में है क्या, इसको हम बोलेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। टारगेट इलेक्ट्रॉन आखिरी सेल का या लास्ट शेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलेंगे टारगेट इलेक्ट्रॉन। पूरी कहानी इस टारगेट इलेक्ट्रॉन पर रहने वाली है। अब बात आ जाती है कि हमने इस टारगेट इलेक्ट्रॉन को ही क्यों लिया, या फिर पहले समझो कि कहानी किस तरीके से चलने वाली है। तो लेट सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ये शेल हैं। तो अब टारगेट इलेक्ट्रॉन इस लास्ट शेल में होगा, लास्ट शेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, इस सब शेल में भी होंगे। अब कहानी है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये है हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हमने टारगेट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही क्यों बोला, एक क्वेश्चन तो आएगा। तो जब हम एटॉमिक रेडियस पढ़ते हैं, तो जब रेडियस कंपेयर करते हैं, तो रेडियस जो है कंपेयर करने के लिए तो हम देखते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस सब शेल में है, वो उसकी होगी रेडियस। ये हो गई एटॉमिक रेडियस के बात। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात होती है, तो आप जानते होंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि मिनिमम अमाउंट हमें एनर्जी का कितना चाहिए इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की जब बात आ रही है, इसलिए हमने टारगेट इलेक्ट्रॉन को यहां पर कंसीडर किया, ठीक। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब इसमें कहानी क्या चलती है, देखो। जब ये न्यूक्लियस इस लास्ट इलेक्ट्रॉन, टारगेट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक सील्ड क्रिएट करते हैं, ये सील्ड जनरेट करते हैं, इसको, इसके न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देते हैं। ये जो तीन इलेक्ट्रॉन हैं अंदर वाले, या तीन नहीं, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन बोल दे रहे हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कि कितने बीच में सेल आ रहे हैं, ठीक। तो ये सील्ड जनरेट कर देते हैं, इसको ही बोलते हैं हम सील्डिंग इफेक्ट, ठीक। समझ गए, बहुत सिंपल सी बात है कि ये
न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक रुकावट जनरेट कर देते हैं, एक रेजिस्ट जनरेट कर देते हैं। तो इस वजह से इसका जो ये न्यूक्लियर चार्ज है वो कुछ कम हो जाता है। अब वो कम कितना हो जाता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। इस शील्डिंग, जैसे इसको इफेक्ट को बोला हमने शील्डिंग इफेक्ट, अब इस शील्डिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से, दैट इज शील्डिंग कांस्टेंट, या फिर बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब बात करते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन पर चलते हैं, फिर यहाँ से भी और क्लैरिटी हमें आ जाएगी। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, शील्डिंग इफेक्ट है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द आउटर मोस्ट, हाँ तो डेफिनेशन की बात करते हैं तो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील, सॉरी, डज नॉट फील complete attraction of nucleus due to presence of inner electrons in multi इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सुनो मेरी बात, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब इस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात क्या है कि जहाँ पर ये जेड इफेक्टिव, ये न्यूक्लियर चार्ज पर जेड इफेक्टिव कब होगा, नेट कब होगा, जब इनर ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन जो है एक से ज़्यादा होंगे, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जेड इफेक्टिव तभी दिखेगा। अगर टारगेट इलेक्ट्रॉन अकेला है तो ये खुद से जेड इफेक्टिव शो नहीं करता, ये शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं करता, इसलिए हमने यहाँ पर बोला मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। डेफिनेशन से और क्लियरिटी आ चुकी होगी। तो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील कंप्लीट अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक कंप्लीट अट्रैक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बात आती है इस सिग्मा की कि सिग्मा की वैल्यू किस तरीके से क्या डिसाइड होगी। और जो जेड इफेक्टिव है हमारा, बेसिकली अब जो जेड इफेक्टिव है, ये जेड जो था वो तो एक्चुअल अट्रैक्शन पावर हो गई न्यूक्लियस की, ऊपर हमने देखा था ये जेड है, एटॉमिक नंबर को बेसिकली जेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड जो है वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होगी, लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कुछ उसकी पावर को, जेड इफेक्टिव को डिक्रीज करेंगे, तो उसको जेड से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जेड इफेक्टिव का यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है जेड माइनस सिग्मा। अब बात आती है कि सिग्मा की वैल्यू किस तरीके से डिसाइड होगी। ठीक है, तो इसके डिसाइड करने के लिए एक रूल आया, एक साइंटिस्ट थे स्लेटर्स रूल फॉर सिग्मा कैलकुलेशन। ठीक, इस सिग्मा कैलकुलेशन की एक स्लेटर्स रूल आया जिसको हम तीन टाइप से पढ़ेंगे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, एक फॉर टू इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एंड देन फॉर मोर देन टू इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए मैंने आपको बताया कि जो टारगेट इलेक्ट्रॉन होता है वो खुद जेड इफेक्टिव शो नहीं करता या फिर कोई भी शील्ड क्रिएट नहीं करता, दैट्स वाई वहाँ पर जो जेड इफेक्टिव है वो एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है।
ठीक, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये शेल नंबर है, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये एक सब शेल है एस, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर भी सील्ड नहीं शो करेगा, ये इटसेल्फ टारगेट इलेक्ट्रॉन शील्ड शो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+ एंड सो ऑन। ठीक, कहानी आती है दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यहां पर जैसे अपन का ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक एस सब शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें मैंने क्या बोला था कि जो लास्ट सेल का, यहाँ पर शेल एक ही है, सॉरी एक ही सब शेल है, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि लास्ट सब सेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है वो जेड इफेक्टिव सील्ड नहीं क्रिएट करता। तो लेकिन ये एक जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये तो सील्ड क्रिएट करेगा ना। तो अब इसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू है वो 0.30 दी। अब ये वैल्यू क्यों दी, इसका मेरे पास कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, वो उनकी मर्जी थी, उन्होंने दे दी और जैसा लिखा था वैसा हमने मान लिया और मान के आते हैं, और हमको अपन आगे मानना भी है। जैसे एग्जांपल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, हीलियम, लिथियम प्लस, आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 2+ एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गई आपकी पूरी कहानी फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यहाँ पर जेड इफेक्टिव की मैं अगर बात करूँ तो जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 0.30। एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझते हैं कि किस तरीके से इसका जेड इफेक्टिव हीलियम के लिए क्या रहने वाला है, लिथियम के लिए और बेरिलियम के लिए। ठीक है, अब समझो हीलियम है, इसका मैंने किया कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे सेम है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास भी, बेरिलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो यहाँ अगर मैं जेड इफेक्टिव की बात करूँ हीलियम के लिए, तो हीलियम के लिए जेड इफेक्टिव की 2 माइनस यहाँ पर एक टारगेट इलेक्ट्रॉन है और एक शील्ड क्रिएट करेगा, तो 0.30। आंसर क्या आता है 1.7 हीलियम के लिए। दूसरा एग्जांपल लिया हमने लिथियम प्लस, लिथियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन किया, इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही हैं, लेकिन जेड इफेक्टिव की बात करेंगे तो नेट न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे जेड की वैल्यू लिथियम के लिए 3 माइनस, सॉरी हाँ ठीक है 0.30। यहाँ पे हमने देखा कितना मिला 2.7। इसी तरीके से हमने थर्ड एग्जांपल लिया बेरिलियम का, तो Be2+, 2 ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो इतना सब लिखने की क्या ही ज़रूरत है। जेड इफेक्टिव यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, हीली बी, एटॉमिक नंबर चार्ज, नेट न्यूक्लियर चार्ज 4 माइनस 0.30। टारगेट इलेक्ट्रॉन तो भाई शील्ड क्रिएट करेगा ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन तो क्रिएट करेगा उसमें से, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो करता ही नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, सिंपल सी बात है, बहुत सोचना कुछ है ही नहीं इसमें। उसके बाद 3.7। अब सुनो मेरी बात, ये जो तीनों एग्जाम्पल थे हीलियम, लिथियम प्लस, बेरिलियम 2+, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज थे, और मैंने देखा कि नंबर ऑफ ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से, कैटायनिक के बढ़ने से जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू है वो इंक्रीज करी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या हो रहा है कि जो जेड इफेक्टिव है ये इंक्रीज करता है पॉजिटिव चार्ज के, कैटायनिक के बढ़ने से। ठीक,
एक रिलेशन मिल गया, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको अच्छे से याद रख लेना है इसको कि Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हर कहीं मत लगा देना, दिक्कत हो जाएगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जहां होंगी वहां पर Z इफेक्टिव को आप कंपेयर कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम चलते हैं तीसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन है फॉर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसकी कहानी समझो। तो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए आपको 3 वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी। अगर आपका टारगेट इलेक्ट्रॉन nth शेल में है देन सिग्मा की वैल्यू 0.35। अगर टारगेट इलेक्ट्रॉन n-1th सेल में है देन सिग्मा की वैल्यू 0.85। और अगर टारगेट इलेक्ट्रॉन n-2 या फिर n-3 शेल में है देन सिग्मा की वैल्यू 1 आपको माननी है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर करते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल लिया मैंने लिथियम। ठीक, जैसे इसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ही ली, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, इलेक्ट्रॉन भी 3। कॉन्फ़िगरेशन किया हमने 1s2 2s1। आपको ये बात पता होगी कि जो n है वो आउटर मोस्ट सेल होती है या फिर लार्जेस्ट सेल होती है। तो ये हो गई n, ये हो गई n-1। मैंने आपसे पहले से बोला था, स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि लास्ट सेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं करता। अब शील्डिंग इफेक्ट ये दो इलेक्ट्रॉन है यही शो करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन तो आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो शो नहीं करेगा। उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन टारगेट इलेक्ट्रॉन n-1 सेल में होते हैं, सॉरी जो शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे वो अगर n-1 सेल में होते हैं देन उसकी वैल्यू 0.85 रहने वाली है। तो जब हमने इसको वैल्यू कैलकुलेट करी तो 1.7 हमें दिखा। जेड इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं आपसे तो जेड इफेक्टिव कितना हो गया? जेड इफेक्टिव बेसिकली जेड माइनस सिग्मा, यहाँ से मुझे वैल्यू मिली जेड इफेक्टिव की 1.3। ठीक, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम आगे और कैलकुलेट करते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, मैं लेता हूँ बेरिलियम। हाँ, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 4 होता है। कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2। सिग्मा कैलकुलेट करना है। सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर लास्ट टारगेट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन शो नहीं करेगा लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन शो करेगा। तो मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर जो n की वैल्यू ये हो गई n, ये हो गया n-1। अब तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से शो करेगा शील्डिंग इफेक्ट, तो 1 इंटू कितना बताया था मैंने आपको NaCl में है तो 0.35। उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन n-1 सेल में है तो 2 इंटू 0.85 आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि वैल्यू 2.05। जेड इफेक्टिव मुझे निकालना है। जेड माइनस सिग्मा किया, जेड की वैल्यू 4 माइनस 2.05, आंसर मिलेगा आपको 1.95। आप कैलकुलेट कर लेना, वीडियो वैसे ही लंबा हो जाएगा।
ठीक, 2 एग्जांपल मैंने लिए। अब मैं एक ओवरऑल सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के लिए बात करता हूँ फिर कि जेड इफेक्टिव का असली रोल क्या है और हमने इसकी पढ़ाई अब तक क्यों की और क्यों कर रहे हैं। तो सेकंड पीरियड या फिर थर्ड पीरियड के लिए कहानी ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं है, सिर्फ 2 एस और पी के लिए कहानी सेम रहने वाली है। तो मैंने एग्जांपल लिया सेकंड पीरियड का, तो लिथियम ली बी ब क नो फनी। एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इनका सिग्मा और यहाँ पर लिखते हैं हम जी इफेक्टिव। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आई होप आप सब एटॉमिक नंबर आपको याद होंगे। उसके बाद मैंने पहले पिछली स्लाइड पे मैंने कैलकुलेट किया था लिथियम के लिए सिग्मा की वैल्यू, आप चेक कर लेना, 1.3। बेरिलियम के लिए 1.95। जेड इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ से 3 माइनस 1.3 मैंने किया, सॉरी यहाँ 1.7 था आई थिंक, ये जो वैल्यू थी ये 1.7 थी, 1.7 ठीक है। सिग्मा की वैल्यू 1.7, तो जेड जी इफेक्टिव निकालने के लिए जेड माइनस सिग्मा करोगे, 3 माइनस 1.7 किया हमने देखा 1.3 मिला। ठीक, उसके बाद यहाँ भी मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई, सॉरी हाँ, तो सिग्मा की वैल्यू बेरिलियम के लिए कितनी कैलकुलेट करी थी हमने अभी ऊपर, 2.05, तो 2.05। उसके बाद जी इफेक्टिव की बात करें तो 1.95। अब एक चीज समझो, यहां से यहां चलने में +1 का इंक्रीज, +1 +1 +1, ठीक। यहां से यहां चलने में सिग्मा का एक एटम से दूसरे एटम जाने में कितना से इंक्रीज करता है वो समझो। तो 2.05 माइनस 1.7 करेंगे तो आप पाएंगे 0.35 से ये इंक्रीज किया। सिमिलरली यही सीरीज चलती रहेगी आगे भी, 0.35 आपको ऐड करते चलना है। 2.05 में आपने 0.35 ऐड करेंगे, 2.40, 2.75 एंड सो ऑन। ठीक, बेसिकली कहने का मतलब यही इंक्रीज करेगा 0.35 से। ठीक, अब इसकी कहानी देखते हैं हम, ये इंक्रीज कितना कर रहा है 0.65 से। यहाँ भी आगे सेम सीरीज चलने वाली है, जेड इफेक्टिव भी हमारा 0.65 से, पीरियड ध्यान रखना, लेकिन ये सेकंड पीरियड के लिए बात चल रही है, थर्ड पीरियड के लिए भी आप कैलकुलेट कर लेना, बाकी जो इनका जो डिफरेंस रहने वाला है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 0.65 से इंक्रीज करेगा, आगे 0.5 ऐड करते चलिए, सीरीज बनती चलेगी प्रॉपर, 2.60 एंड देन 3.25 एंड सो ऑन। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि यहाँ भी ये 0.65, तो सिग्मा जो है वो एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ 0.35% से इंक्रीज करता है सिग्मा, और जो जेड इफेक्टिव है वो 65% से इंक्रीज करता है। ठीक है, कंक्लूजन हमारा ये रहा। स्टेटमेंट अगर चाहो तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, तो स्टेटमेंट पर आते हैं हम, स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट लिखो कि व्हेन वी मूविंग, स्टेटमेंट व्हेन वी मूव, अरे भैया क्या लिख रहे हैं हम, क्या वैन लिखोगे, ऑन अ मूविंग लेफ्ट टू राइट इन सेकंड पीरियड of S and P block, the value of S and P block, the value of Z
increases by 1 and sigma increases by 0.35 and इन शॉर्ट लिखवा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए बाद में। एंड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाई 0.65। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद डी ब्लॉक की कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सब शेल होती हैं वो दो ही रहती हैं, मतलब ऑर्बिटल दो रहते हैं, एस और पी। अगर 4D सब शेल की बात, मतलब बेसिकली फोर्थ पीरियड की बात करें, तो वहाँ से एक 3D सीरीज शुरू हो जाती है, तो उसकी कहानी अलग हो जाती है थोड़ी सी। तो अगर हम इन अ पीरियड में डी ब्लॉक की बात करें, जो कि फोर्थ पीरियड से शुरू होती है, आई होप आपको इतना बेसिक क्लियर होगा, और नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो चेक कर लेना, सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। टॉपिक सीरीज है, ऑफ वाउस पे एक वीडियो प्रॉपर बनाई है, कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करना है। तो डी ब्लॉक के लिए 21 एटॉमिक नंबर 21 से हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, और 21 पे आपको पता होगा स्कैंडियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसका 21, हाँ, इसका हम जेड इफेक्टिव निकालते हैं। तो मुझे जेड इफेक्टिव निकालने के लिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। यहाँ से मुझे बताओगे कि जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सी है, ये या फिर ये। गलती मत कर देना इसमें। जो n की वैल्यू लार्जेस्ट होगी, मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया कि जो n की वैल्यू लार्जेस्ट होगी वही वैल्यू हमारी आउटर मोस्ट होगी। तो यहाँ ये हो गया n। अगर आप चाहो तो इसको 3D को इन्हीं के साथ लिख लीजिए, आसानी रहेगी। तो मैं लिख देता हूँ एक साथ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2। ठीक है, अब सुनो, n हो गया ये, n-1 हो गया 3 सबसेल, थर्ड सबसेल, और ये हो गया अपना n-2। मैंने जो आपको 3 तरीके से बताए थे, जो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, तो मैंने आपसे बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन n-2 में होता है, n-1 में होता है, देन सिग्मा की वैल्यू आपको क्या क्या लेनी है वो आप चेक कर लेना, उसमें नोट्स में लिख भी लेना। तो यहाँ पर मैं सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन करेगा, वापस से फिर बता दिया मैंने आपको। तो 1 इंटू n में है, देन वैल्यू मुझे क्या लेनी है 0.35। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखो, n-1 में 2 6 2 8 1 9, तो प्लस 9 इंटू 0, अरे भैया 9 इंटू 0.85 प्लस आउटर मोस्ट सेल पेनल्टीमेट और ये प्री पेनल्टीमेट। तो प्री पेनल्टीमेट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 2 8 10, तो 10 इंटू 1। अगर इलेक्ट्रॉन n-2 या n-3 में होता है, देन सिग्मा की वैल्यू हमें 1 लेनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि टोटल वैल्यू आपको 18 दिखेगी। ठीक, अगर मैं जेड इफेक्टिव की बात करूं, तो जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा, तो जेड की वैल्यू 21 माइनस 18 कितना हो गया, ये 3। सुनो, तो यहाँ जेड इफेक्टिव की वैल्यू मुझे मिल गई 3,
अब मैं लिखता हूँ एक सीरीज, अपन लिखते हैं पहले ये 3D सीरीज लिखते हैं, फिर और ज़्यादा क्लियर करेंगे। वाओ नाइस। अपन लिखते हैं यहाँ पर 3D सीरीज, फिर क्लियर करते हैं यहाँ पे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है और क्या सीरीज चलने वाली है। तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैं को नी को जिंक। आपको एटॉमिक नंबर तो पता ही होंगे, खैर तो मैं यहाँ पर बहुत कुछ नहीं कर रहा हूँ। एटॉमिक नंबर लिखूँ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, मैंने अभी ऊपर स्कैंडियम का एक तो सिग्मा कैलकुलेट किया और मैंने उसका जेड इफेक्टिव। तो जब मैंने सिग्मा उसका कैलकुलेट किया तो मुझे वैल्यू क्या मिली 18, और जेड इफेक्टिव किया तो मुझे मिला 3। तो जब आप आगे और भी किसी जैसे इसका आगे और कैलकुलेट करेंगे किसी का भी, तो आप देखेंगे कि जो वहाँ पे सीरीज चलने वाली है वो जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज करने वाला है 0.15 से। तो यहाँ पर 3.15 होगा, उसके बाद 3.30 होगा। तो बेसिकली यहाँ जो ये इंक्रीज करेंगे, जैसे पिछली उसमें सीरीज चल रही थी 0.65 से 0.35 से इंक्रीज कर रहा है, सिमिलरली यहाँ पर ये इंक्रीज करेगा 0.15 से, और जो ऊपर सिग्मा है ये इंक्रीज करेगा आपका 0.65 से। तो यहाँ पर 18.65 ये आपको वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, अदरवाइज ना कर पाओ तो सॉरी 0.85 से होगा ये, 0.85 से। उसके बाद 19.7 आपको याद कर लेना, इस तरीके से सीरीज चलने वाली है। यहाँ पर ये इंक्रीज करेगा 0.85 से, ये इंक्रीज 0.15 से। ठीक है, इस तरीके से सीरीज चलने वाली है। अब यहाँ पर आपका जो क्रोमियम है और ये कॉपर है वो इस सीरीज को फॉलो नहीं करेंगे। इसका रीज़न क्या है कि इनके कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता है कि 4s1 इसमें 3d5 रहता है और इसमें 4s2 और इसमें 4s1 3d10 होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ये डिफरेंस है, ये क्रोमियम और कॉपर ये इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, सीरीज को फॉलो नहीं करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को फॉलो करेंगे। आप आई होप आप इन सब का कॉन्फ़िगरेशन पता होगा। इसमें बेसिकली इनके कॉन्फ़िगरेशन में छोटा सा एक डिफरेंस रहता है जिस वजह से ये कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करते। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद अब इतनी तो हमने पीरियड के लिए कहानी समझ ली। ठीक, अब बारी आती है ग्रुप की। ये सब आगे सीरीज सेम चलेगी, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया रीज़न क्या रहा था। अब बात करते हैं हम ग्रुप के लिए। तो जब इन ग्रुप की बात चले, हम जानते हैं टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, सेल नंबर इंक्रीज करता है। ऑल्दो अभी शेल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जेड इफेक्टिव की बात हो रही है। सुनो मेरी बात, अब एस ब्लॉक के लिए देखते हैं। सुनो, ग्रुप नंबर 1 लिया मैंने, ग्रुप नंबर 1 इधर इनका एटॉमिक नंबर इस चार्ट से देखो अपन और अच्छे से क्लियर तरीके से समझते हैं। ठीक है, ग्रुप में कहानी क्या रहती है सुनो। ग्रुप नंबर में हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ ग्रुप 1 में। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं करेगा, वही टारगेट इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ खुद से वो शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं करता। उसमें जो जेड इफेक्टिव है वो जेड के इक्वल ही रहता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहने वाला है आउटर मोस्ट सेल में, तो वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं होगा। कहानी स्टार्ट होती है लिथियम से, लीना की रब से, इतना ही समझो। सुनो मेरी बात,
इसका एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 3, इसका भी हम जानते हैं 11, इसका भी 19, नहीं जानते तो याद कर लेना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 55। अब सुनो, जब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ इसकी सिग्मा की वैल्यू 1.7 दिखेगी आपको, इसकी 8.8 दिखेगी, इसकी 16.8 दिखेगी, और इसकी 34.8 दिखेगी, और इसकी दिखेगी 52.8। ना यकीन हो तो आप कैलकुलेट कर लेना, इतना वीडियो मैं चाहता नहीं कि लेंदी हो, अननेसेसरी। आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो जब आप जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा करेंगे, यहाँ 1.3 पाएंगे, देन 2.2, 2.2, 2.2, 2.2। ठीक, सुनो मेरी बात। अब मैंने आपसे कहा था कि जब हम पीरियोडिक टेबल में हम जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आप देखते होंगे कि जब अगर हमें एटॉमिक रेडियस कंपेयर करनी हो, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी हो, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करनी हो, तो हम क्या करते हैं कि जब पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम जेड इफेक्टिव से वहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ग्रुप में हम जेड इफेक्टिव से क्यों सॉल्व नहीं करते? आपने देखा हो कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में, तो हम देखते हैं कि शेल नंबर इंक्रीज करता है। जब कोई भी चीज़ कंपेयर करनी हो, तो ग्रुप में कंपेयर करनी हो, तो वो सेल के थ्रू करते हैं। तो इसका रीज़न यही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव है वो कांस्टेंट हो जाता है। अब जब कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या ही कंपेयर कर पाएंगे हम। तो इस वजह से तो एक रीज़न तो ये समझो कि हम ग्रुप में कभी भी जेड इफेक्टिव से कोई भी, चाहे एटॉमिक रेडियस हो, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे कुछ और हो, उसको हम यहाँ से जेड इफेक्टिव से कंपेयर इसलिए ग्रुप में नहीं कर पाते। ठीक, इसलिए हम सेल नंबर से कंपेयर करते हैं। उसके बाद हाँ, तो अब यहाँ पर एक कहानी और चलती है। अब बात आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए हमने बात कर ली। सुनो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो हमारे टोटल क्वेश्चन होंगे वो 6 टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। देखो, मैंने आपसे बोला था या तो अलोंग अ पीरियड बात होगी, या टॉप टू बॉटम बात होगी। अब सुनो, मैंने आपको क्या बताया था कि जेड इफेक्टिव कंपेयर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए मैंने बताया कि जेड इफेक्टिव जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। टॉप टू बॉटम के लिए हम शेल नंबर पे इंक्रीज करेंगे, सेल नंबर के साथ बढ़ने से कंपेयर करेंगे। ग्रुप के लिए कहानी मैंने देख ली। अब बात आती है डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट के लिए। अब इस पे समझो, इसकी कहानी समझते हैं पूरी। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ऊपर, जो मैंने ऑक्सीजन का लिया था। सुनो, यहां मैंने एग्जाम्पल लिया O+ का, सिर्फ ऑक्सीजन एक, उसके बाद O- का। ठीक है, सुनो, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे? 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9। ठीक, अब करते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2, 2s2 एंड देन 2p3, 3 2 5 2 7। ठीक है, 1s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2, 2s2 एंड देन 2p4। इसका किया टोटल 9 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2, 2s2 एंड देन 2p5। हो गए ना 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब यहाँ आप सिग्मा कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर लेना, कुछ भी उतना कुछ है नहीं उसमें। सिग्मा आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 3.10 मिलेगा, यहाँ कैलकुलेट करोगे 3.45 मिलेगा, जब यहाँ सिग्मा कैलकुलेट करोगे 3.80। जेड इफेक्टिव निकाला आपने, जेड इफेक्टिव देखो, जेड माइनस सिग्मा करना है, मतलब 8 - 3.1 कितना मिलेगा? 4.90। यहाँ पे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करो, 8 - 3.45, 4.55। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ भी 8 - 3.80, 4.20।
तो यहाँ देखो जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ सबसे ज़्यादा। बेसिकली इधर देखो ये डिक्रीज कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता है। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा जेड इफेक्टिव उतना कम। जेड इफेक्टिव मैंने ऊपर एक आपको रिलेशन बताया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशन फॉर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखाने जा रहा हूँ। जेड इफेक्टिव बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। दोनों आपको कंक्लूजन मैंने बता दिए थे। जब ऊपर देखना पॉजिटिव के बढ़ने के साथ जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करी थी, यहाँ पर नेगेटिव के बढ़ने के साथ जेड इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज कर दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक बात आपको याद रखनी है, ये सिर्फ वैलिड है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट। वैलिड सिर्फ इन दोनों के लिए ही है, ठीक है। इतनी सी बात है, सिंपल सी बात। शील्डिंग इफेक्ट भी क्लियर हो गया आपका और स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो भी क्लियर हो गया। और हमने पूरा डीप डिस्कशन किया है इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। इतनी सी बात है, सिंपल। अब आगे हम डिस्कस करेंगे वही सब नेक्स्ट वीडियो में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है और आयनेशन एनर्जी कैसे क्या कंपेयर करना है, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं अपन, बाय बाय।